चलिए अपना सोल्यूशन निकालें, जरा सामने रखें। इसके अंदर मंथ वाइज कैश बजट बनाना है। अच्छा ये ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन और है। अच्छा, और एक टाइप हमारी कंप्लीट हो गई। एक टाइप से मुराद है ये एक से ज्यादा मंथ का जो कैश बजट बनाना होता है ना, उसका यही तरीका है। और दूसरा हमने सीखना है कि अगर एक सिंगल कॉलम बजट बनाना पड़े सालाना, एक महीने का या एक साल का पूरे का, बस तो उसके लिए एक और छोटा सा तरीका होता है। तो आपने ये देखना है कि पेपर में आपको किस टाइप का बजट, कैश बजट बनाना आ रहा है, क्योंकि इस दफा चांसेस तो कैश बजट के हैं, दोबारा भी आ सकता है कैश बजट, तो सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस दोबारा भी आ सकता है, लेकिन चांसेस कैश बजट के हैं। अब इसमें एक जो ये चीज है एक्सपेंसेस वाली, इसके बारे में सुन लें कि इसको आपने डील कैसे करना है। जब भी वो ये कहे कि आपके एक्सपेंसेस सपोज दैट आपकी सेल्स बताई हुई है 10,000, 15,000, 18,000 और 20,000, सपोज ऐसे आपको सेल्स का डाटा दिया हो और आपको उसने बता दिया है कि आपके जो एक्सपेंसेस है ना वो है 20,000। कहते इसमें जो 70% है ना वो वेरी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेल, विद रिस्पेक्ट टू सेल, और जो 30% है ना वो फिक्स है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमने इसको कैसे डील करना, ठीक है। अब हमने करना सिंपल ये होता है, और ये रिपीट भी होती है एडजस्टमेंट। जी, अब हमने करना क्या है कि इसका जो 30% है वो तो हर महीने एक जैसे लेंगे, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 30%, और ये हमने कर दिया कि सपोज दैट 6,000 बन गया। और ये जो आपके एक्सपेंसेस हैं सपोज दैट ये ईयर 1 के हैं, किसी भी मंथ के वो हमें बताए। अब हमने करना क्या है, इसका 70% कितना आ गया 14,000। ये 14,000 वेरिएबल एक्सपेंस किस मंथ के हुए, पहले साल के। अगर साल के हिसाब से देखेंगे तो यहां पर कितने आएंगे 14,000, 10,000 सेल के एक्सपेंसेस हैं और हमें चाहिए 15,000 सेल्स के, गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। फिर 14,000 सेल्स सेल पर बेस करता है ना, डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 18,000, 14,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 20,000। अब क्योंकि ये सारा एक बल्कि सा लगता है कि बार बार ये हम लिखें, तो हम क्या करते हैं कि जिस साल के वो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं और वो सेल पे डिपेंड कर रहे हैं, हम 14,000 को 10,000 पे डिवाइड कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा पर रुपीज, या 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में ले लो, पर रुपीज सेल एक्सपेंस आ जाएंगे वेरिएबल। जो भी आंसर आएगा उसको 15,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको 18,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको 20,000 से मल्टीप्लाई। ये उस तरह के एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। अगर आपने सबने क्वेश्चन किया है, ये सेलिंग एक्सपेंस फॉर द सितंबर इज 40,000, तो कहता है सितंबर के एक्सपेंसेस हैं 40,000, 35% सेलिंग एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड, तो 40,000 का 35% तो हर महीने आ गया एक्सपेंस। फिर 40,000 का 65% लेंगे, कितना आ रहा है 24,000, 26,000। अब ये 26,000 एक्सपेंसेस आए हैं किस महीने के अंदर, सितंबर के अंदर। अब हम क्या करेंगे, सितंबर की सेल तो हम फाइंड करेंगे ही करेंगे, सितंबर की सेल पे डिवाइड कर देंगे और जिस महीने के चाहिए उसकी सेल से मल्टीप्लाई करते जाएंगे।
इसको एक बार डिवाइड करके एक अमाउंट आ जाएगी ना हमारे पास, या आप कैलकुलेटर पे करना है ना, हर यानी इस 26,000 को सितंबर की सेल पे डिवाइड, अक्टूबर की सेल से मल्टीप्लाई, जुलाई नवंबर की और दिसंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर है। तो ये सिचुएशन आपने याद रखनी है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आ जाता है पेपर में और ये बिल्कुल बेसिक होता है, हल भी हो जाता है। समझ लगी? नहीं, चलो जब सवाल भी हल करते हैं तो उसमें भी दोबारा मैं समझा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि अदर ओवरहेड्स एक्सपेंसेस आर 6% ऑफ द सेल, वो तो वही बात आ गई। और कैश एंड बैंक हमारे पास सितंबर में 1 मिलियन का पड़ा हुआ है और हमने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का कैश बजट बनाया। तो सबसे पहले कैश दे रहे थे क्यों? मुश्किल था? नहीं, मैं कह रही हूं आपने। अच्छा, आप असल में ना कोई और होता तो शायद मैं वेट करता आपका तो। हाँ नहीं, नाहिल के ऊपर भी आपका असर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लाइका का कह सकते हो, नाहिल छुट्टी कर लेती अब। मैं छुट्टियां नहीं करती, मैं कम छुट्टियां करती, ये छुट्टियां कर चलिए, अच्छा हम एक पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, ये वाला भी यही डिस्कस किया है। सितंबर के एक्सपेंसेस हैं 40,000, 35% इसमें फिक्स्ड है और बाकी वेरी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेल्स। इसको डील कैसे किया करना है कि अगर ऐसा पॉइंट पेपर में आया करता है तो इसको सिंपल हमने क्या करना है, पहले तो इसका 35% को अलग कर देना, वो तो फिक्स है, वो तो हर महीने वही अमाउंट आएगी। वो जो 65% है वो आ गया 26,000। हमने कहता है कि ये 26,000 है सितंबर के एक्सपेंसेस, इसका मतलब ये सितंबर की सेल्स के ऊपर यही है। तो हमने सितंबर की सेल पे डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये पता चल जाएगा कि कितने परसेंट ऑफ सेल हमारे सेलिंग एक्सपेंस आते। या तो एक सादा सी बात को पुराना तरीका, जैसे हमने एग्जांपल लिया अभी कि अगर सपोज दैट हमारी जो सितंबर की सेल्स हैं वो है 50,000, सपोज कर रहा हूं, और सेलिंग एक्सपेंस है 26,000 और कहते हैं ये किसके ऊपर बेस कर रहे हैं, सेल के ऊपर। ये सेल है सितंबर की। अब अक्टूबर की सेल अगर 60,000 है तो क्या ये 26,000 एक्सपेंस आएंगे या चेंज हो गए? वो कहता है चेंज होंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे? डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 60,000, ये हमारे पास अगले महीने के एक्सपेंस आ जाएंगे। अगर उससे अगले महीने की सेल 70,000 है तो इसकी जगह 70,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो जो हम कहते हैं ना गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड, तो मेन क्या है कि हमारे एक्सपेंसेस जिसके ऊपर बेस करते हैं उस पर डिवाइड कर देंगे और जो साल की चाहिए उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। हाँ जी, इस क्वेश्चन में एक अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छा तो उन्हें नहीं कहना चाहिए, अच्छा इसलिए है कि आई कैप ये समझता है कि स्टूडेंट्स जो पहले पढ़ चुके हैं उसको याद होता है कि जैसे आपका टैक्स का पेपर है, टैक्स का पेपर पास होकर आपने एमएफए का किया होगा और आई कैप को ये भी लगता है कि 1 2 3 के हिसाब से जैसे पेपर गिवन है उसी हिसाब से पिछले पेपर इनके पास भी हैं और इनको आते भी हैं। उनको ये नहीं पता कि वो कैसे पास हुए हैं, पता नहीं, उनको खुद को बच्चों को नहीं पता होता वो कैसे पास हुए हैं। तो ये तो इसके कॉन्सेप्ट पेपर में आ जाते हैं, जैसे इसमें टैक्स का कॉन्सेप्ट आ गया। अब टैक्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। और आउटपुट क्या होता है? सेल्स के ऊपर। और इनपुट क्या होता है? और सेल टैक्स किस बेस के ऊपर होता है? कैश बेस पे या एक्रूअल बेस पे? जो ताजा ताजा पास किया वो तो बता दो। सेल टैक्स जो हम लेते हैं वो कैश बेसिस पे लेते हैं या एक्रूअल बेसिस पे लेते हैं? एक्रूअल बेसिस पे होता है। आपको पता नहीं है, आपने एक रूल भी पढ़ा होगा शायद कि अगर आपने इनपुट टैक्स क्लेम कर लिया है एक्रूअल बेसिस के ऊपर और कल को अगर 180 दिन के अंदर अंदर आपने वो पेमेंट नहीं की तो वो रिवर्स हो जाएगी, तो फिर इसका मतलब है आप पहले क्लेम कर चुके हो एक्रूअल बेसिस पे, पेमेंट तो बाद में कर रहे हो। और अगर पेमेंट बेस पे होता तो फिर वो 180 दिन का तो रोला ही ना होता। पता क्यों नहीं टैक्स पास होता? हमें ना बस तुक्के शुक्के से लगा देते, ये पास होने वाले भी तुक्के ही हैं। चले, या तो सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं ना, इस वजह से मैं तो कहता हूं कि 2 से ज्यादा सब्जेक्ट ना हो,
ये एफटीएस का रोला ना हो ना, तो दो बंदा तसल्ली से पढ़े, 4-4 घंटे की एक क्लास हो, 8 घंटे पढ़ता ही रहे बंदा, नहीं इस तरह से नहीं, फिर पढ़ने का स्टाइल भी और हो, वो चीजें प्रैक्टिकली पढ़ाई जाती है। अच्छा सवाल ये है कि उसने आपको ये परचेजेस का डाटा दे दिया, हमने अब मजीद एक और सवाल करना है, तो इसमें सारे पॉइंट सीखने हैं, 2 नहीं 3, एक ये, एक 2 सवाल और करने हैं कैश बजट के। फिर मैं कैश बजट को छोड़ दूंगा, क्योंकि फिर आपको तकरीबन मसला आएगा तो अंग्रेजी पढ़ने में आएगा, बाकी तो यही है कि रिसीट और पेमेंट आपस में माइनस ही करना, और कैश बजट का सवाल आ जाए तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट पता चल ही रहा होता तो वो भी है, उसमें ना एक्सपेंसेस वगैरह का भी लेजर बनाना पड़ जाता है। वो कहता है कि CL is engaged in the business of supplying plastic chairs to school and hospitals in Karachi. Following data has been extracted from the CL's business plan. ये आप बड़ी मजे की बातें होती हैं, बजटिंग में कभी भी एक्चुअल डाटा तो होता ही नहीं है, प्लान होगा, फिजिबिलिटी होगा, इस तरह की वर्डिंग इस्तेमाल करता है। उसने कहा कि जी 2013 अगस्त के अंदर ना उसने 6 लाख की परचेजेस की, सितंबर के अंदर 520, 680 और 640 और 560। कहता ऑल द अबव अमाउंट आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, मतलब इसके अंदर सेल टैक्स शामिल। तो याद रखें जब हम सेल परचेज करते हैं ना, तो सेल टैक्स की पेमेंट साथ करते हैं। जैसे अगर हम ये कोई मार्केट से कोई चीज खरीदने जाते हैं, तो जब हम कोई पेमेंट करते हैं तो उसके अंदर GST लिखा होता है, जनरल सेल टैक्स। तो सेल टैक्स की पेमेंट करना हो या हम रिसीट कर रहे हैं, तो सेल टैक्स साथ ही रिसीव कर रहे होते हैं। द कंपनी यूजेस जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम, अगर ये लफ्ज आ जाए तो इसका मतलब भला क्या होता है, ना ओपनिंग स्टॉक है ना क्लोजिंग स्टॉक है, एंड देयरफॉर एज अ नेग्लिजिबल स्टॉक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कहते हैं किसी भी वक्त जो स्टॉक पड़ा होगा ना वो नेग्लिजिबल है, कोई इतना मटेरियल नहीं होता। सेल टैक्स is 17% and is payable 15th day of the next month along with the sales tax return. Refund if any are received 1 month after submission of sales tax return. ये इस क्वेश्चन के अंदर ना एक आई कैप से गलती होगी कि इसके अंदर रिफंड कैलकुलेट ही नहीं हुआ, होना चाहिए था एक आधा। उसकी वजह क्या होती, क्योंकि देखिए उसने कहा है कि जब हम रिटर्न फाइल करते हैं ना तब सेल टैक्स पे कर देते, और रिटर्न फाइल कब करते हैं, अगले महीने के 15 तारीख, और रिफंड कब मिलने वाला, जब हमने रिटर्न फाइल करनी है उसके भी 1 महीने बाद। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता कि अगर एक रिफंड भी होता तो वो अगले महीने में नहीं आना था, बल्कि उससे भी अगले महीने आना था, लेकिन इस क्वेश्चन को आपने किया गया है तो इस क्वेश्चन के अंदर रिफंड आया ही नहीं। आगे वो कहता है कि 70% ऑफ द सेल्स मेड टू हॉस्पिटल ऑन 2 मंथ क्रेडिट बेसिस। 70% जो सेल्स हमने किए हैं ना वो किए हैं हॉस्पिटल्स को, और 2 महीनों के उधार पे किए हैं। और दूसरा ऑल डेटर्स आर एक्सपेक्टेड टू, दूसरी जो सेल्स आती हैं, एंड रेस्ट ऑफ द सेल्स आर मेड टू द स्कूल ऑन क्रेडिट ऑफ 1 मंथ। इसका सीधा सीधा मतलब है कि 30% पैसे हमें मिलने हैं 1 महीने बाद, 70% महीने पैसे हमें मिलने हैं 2 महीने बाद। आज की सेल्स का 30-70 हो जाएगा, एक आ जाएगा 1 महीने बाद, एक आ जाएगा 2 महीने बाद, और आज कुछ नहीं भी मिला। ऑल डेटर्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रॉम्प्टली सेटल देयर डेट। अच्छा इस लफ्ज का भी ना स्टूडेंट्स गलत मतलब ले लेते हैं। स्टूडेंट ये समझ रहे होते हैं कि जी डेटर्स ने अभी पैसे दे दिए, प्रॉम्प्टली का लफ्ज लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है जिसने 1 महीने बाद पैसे देने हैं वो 1 महीने बाद दे देगा, 2 महीने वाला 2 महीने में दे देगा। बैड डेट्स वाला कॉन्सेप्ट उसने कहा नहीं है, होना चाहिए था, एक सवाल में है भी सही। CL earn a uniform gross profit 20% on sales। अच्छा ये मेरे पास परचेज गिवन है उमर, ये मेरे पास परचेजेस हैं, क्या मैं इसके ऊपर CPS लगा दूं या पहले कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करूं? एक मिनट, परचेज के ऊपर CPS कभी लग सकता है या कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करना जरूरी है? CPS के लिए कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करना जरूरी है, तो इसमें कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करेंगे या नहीं करेंगे? सवाल नहीं पढ़ के आया घर से? तो अभी भी अगर तू बातें सुन रहा होता तो शाहजेब, इस क्वेश्चन के अंदर हमने कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड कैसे करेंगे?
हाँ तैयब, ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है। जब अगर ऐसा होता है तो परचेज ही कॉस्ट ऑफ सेल होती है, परचेज ही कॉस्ट ऑफ सेल होती है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होता तो हम सीपीएस किसके ऊपर, क्योंकि सीपीएस अप्लाई 3 चीजों के ऊपर हो सकता है, या कॉस्ट पे, या प्रॉफिट पे, या सेल। तो इसमें कॉस्ट, परचेजेस ही कॉस्ट है, तो हम उसके ऊपर सीपीएस अप्लाई कर देंगे, सेल्स हमारी आ गई, सवाल हमारा हो गया समझो। अच्छा एक प्रॉब्लम है आई कैप ने क्या सोल्यूशन, क्योंकि आपको बाद में मिल ही जाना है, तो आई कैप के सोल्यूशन ने क्या किया हुआ है, उसने 2 एक्स्ट्रा स्टेप किए। उसने पहले सेल और परचेज को अलग अलग फाइंड करके फिर दोनों में सेल टैक्स ऐड कर दिया, क्योंकि दोनों क्योंकि अगर आप परचेज के ऊपर टैक्स है ही नहीं तो उसके ऊपर अगर सीपीएस लगाकर सेल फाइंड करोगे तो जो सेल आएगी वो क्या टैक्स वाली होगी, वो भी गैर टैक्स शुदा होंगी। तो फिर हम या तो एक तरीका ये है कि दोनों की सेल और परचेज अलग अलग फाइंड करो, टैक्स ऐड कर दो, या दूसरा तरीका क्या है, क्या है कि परचेज के अंदर टैक्स ऐड कर लो पहले, फिर उसके ऊपर सीपीएस अप्लाई कर दो, तो फिर सेल वाला टैक्स फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर हम 17% के ऊपर भी अमाउंट ले ली। तो दोनों में से जो भी तरीका करोगे अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो पेमेंट है आसान सी, 10% ऑफ क्रेडिटर्स पेड इन 1 मंथ, 60% पेड इन फर्स्ट मंथ सब्सिक्वेंट, और 30% उसका भी 1 महीने बाद। मंथली वेजेस एंड सैलरीज 95,000 आर पेड इन द मंथ इन विच दे आर इनकर्ड। सैलरी कब पे करनी है, जिस महीने में इनकर्ड होती है, और रेंट कब पे करना है जी 50,000 एडवांस ऑन क्वार्टरली बेसिस। एक्सपेंसेस की बात हमने कर ली, अब अप्लाई करेंगे, और सेल का 6% हमारे पास ओवरहेड है। तो सबसे पहले अगर आप अपनी वर्किंग करना चाहेंगे तो हम पहले परचेज को लिखते हैं, ये हमारी वर्किंग ही है। परचेजेस हमारे पास किस किस महीने की हैं जी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कितनी है पहले, रुपीज एंड थाउजेंड ही ले लेते हैं, 600, 520, 630, 680, 6 यहां पर अक्टूबर की 680 है, 640 और 560। अब सबसे पहले इसके अंदर हमने ऐड कर देने हैं सेल टैक्स, या हम लिख देते हैं परचेजेस आफ्टर सेल टैक्स एट द रेट ऑफ 17%। क्या करेंगे, 1600 को 1.17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करो तो कितना आएगा, 600 मल्टीप्लाइड बाय 1.17, 600 मल्टीप्लाइड बाय 1.17, 702, 520 मल्टीप्लाइड बाय 1.17। अपने कैलकुलेटर निकालो ना, साथ साथ कैलकुलेशन ही करो, कितना 608 पॉइंट को भी रहने देते हैं, 790, 775, 640 मल्टीप्लाइड बाय 1.17, 749, और 560 मल्टीप्लाई 1.16। ये हमारे पास परचेजेज ही आई हैं, ये हमारे पास परचेजेज आई हैं। अब हम इसके ऊपर सीपीएस अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सेल्स आ जाएंगी, सेल्स एट द रेट ऑफ 20% मार्जिन। अच्छा अगर मार्जिन हो तो सेल 100 होती है और कॉस्ट कितनी होती है 80, सेल 100 और कॉस्ट 80, तो क्या करेंगे 702 को 80 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ सेल है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल आ जाएंगी। करो जरा, 877, 760, 995,
93681। अब हमारे पास सेल्स भी आ गई, हमारे पास परचेज भी आ गई। ठीक है, सेल और परचेज आ गई, इसकी पेमेंट का टाइम हमें पता है, वो भी पेमेंट करते हैं, लेकिन इसके साथ क्योंकि जो बड़ा कॉन्सेप्ट है ना उसको देख लेते हैं, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स ले लेते हैं। इनपुट टैक्स और, क्योंकि जो हमने पे करना होता है वो बोला क्या, कौन सा पे करना होता है टैक्स? आउटपुट माइनस इनपुट। कौन सा पे करना होता है? आउटपुट माइनस। आउटपुट किस पे लिया जाता है, सेल के ऊपर या परचेज के ऊपर? सेल्स के ऊपर। और इनपुट परचेज के ऊपर। तो हमने पहले लिख लेना है आउटपुट टैक्स। हाँ जी, 17% लेते जाओ। 700, 877 का 17%, 877 का 17%, 140, 706, 760 का 129, 995 का 169, 6 936 का 17%, 159 और इसका 13 लेस इनपुट टैक्स। हाँ जी, 702 का 17% ले, अब परचेज कर लेंगे ना, 702 का ले 17%, 119, 608 का 17 कितना, 103, 796 का 135, 749 का 109, 749 का 17%, 129, 27 और 655 का टैक्स पेबल। हाँ जी, कितना आ गया, 30, 149 माइनस 19, 129 माइनस 103, 165 माइनस 1, 34, 32, 28। ये हमारे पास टैक्स पेबल है। क्या हमने पे भी ऐसे ही करना जैसे आया है? नहीं, अगले महीने की 15 तारीख, अगले महीने की, तो इसका मतलब ये पेमेंट हर अगले महीने में होगी। ये हमारे पास जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी वर्किंग की वो कंप्लीट हो। अब तो समझो क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले सेल को पकड़ेंगे। सेल के साथ क्या करना है आपने, इस सेल का 70% 2 महीने बाद और 30% 1 महीने बाद। फिर इस सेल्स का 70% 2 महीने बाद, 30% 1 महीने बाद। तो हम कर लेते हैं, ये एक वर्किंग होगी। अब दूसरी वर्किंग पे कर लेते हैं। वर्किंग करनी है वर्किंग कर लो, डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है सॉल्यूशन कर लो। हमें तो चाहिए अक्टूबर की सेल, नवंबर की सेल और दिसंबर की सेल। तो बताया जनाब, जो सितंबर की सेल है उसका कुछ हिस्सा मिलना है अक्टूबर के अंदर। सितंबर की सेल्स का कुछ हिस्सा क्या मिलना है, कितना भला? हाँ जी, पहले सितंबर की सेल बताएं कितनी है, 877 बताया जरा, हाथ से पूछ लेते हैं। 870 सेल का 30% मिलना है अगले महीने और 70% मिलना है उससे अगले महीने। तो ये हमारे पास अगस्त की थी, सितंबर की, ये अगस्त है, सॉरी ये अगस्त है। अगस्त का 30% कब मिलना है, जो स्कूल को सेल्स कर रहे हैं वो मिलना है अगले ही महीने सितंबर में, और जो हॉस्पिटल्स को 70% कर रहे हैं वो 2 महीने बाद मिलना है। तो इसका 30% तो पहले ही मिल जाना है, उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसका 70% है, तो 877 का 70%, 61। फिर आ गई सितंबर की बात। सितंबर में सेल्स है हमारी 760, 760 का 30% लेंगे और 70% लेंगे।
760 का 30% कितना आ रहा है? 228 और उसका 70% क्या आ रहा है? 532। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर पे चले जाते हैं। अक्टूबर की सेल्स हैं जी आपके पास 995, तो उसका 30% करेंगे और उसका 70% करेंगे। अक्टूबर नवंबर में कितना? 298, 299 का लेते हैं और उसका 70% 696। अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर की सेल्स है मेरे पास 936 मल्टीप्लाइड बाय 30% मल्टीप्लाइड बाय 70%, 281। आगे भी करोगे बस। और दिसंबर की सेल्स क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि वो पैसे मिल रहे हैं जनवरी और फरवरी के अंदर। ये हमारे पास कुछ पैटर्न भी देखा करो। देखो ना, हर महीने में दो तरह की सेल्स आ रही है, एक 30 और एक 70। ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये तो एक इजी पैटर्न है। अब डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लोगे ना तो वो आपको जल्दी भी हो जाएगी कि किसका 70 किधर जाना है और किसका 30, तो साथ साथ ही हो जाता है। और ये कॉलम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट जो मैं टोटल लिख रहा हूं ना, ये आप टोटल भी लिख सकते होते। कितना आ गया टोटल? 842 831 977। ये हमारे पास आ गई रिसीट जी। इसको ना टाइम बचाने के लिए ऐसा करते होते हैं, आप ऐसा कर सकते थे 600 का सीपीएस लो, 750 इसका 1.17 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सेल्स के अंदर भी सेल टैक्स होना है और परचेज के अंदर भी सेल टैक्स होना है। करो जरा इसको, कितना? नहीं नहीं 127 की बात नहीं कर रहा, 750 का 1. तो वो याद हो ही रहा है। सप्लाईज के ऊपर किस वो जो उसके अंदर जो सेल टैक्स है ना, जो आपने ये लिया है ना, ये अमाउंट, ये सही कह रहे हैं कि इसको 117 पे डिवाइड करके 17 से मल्टीप्लाई करो ये अमाउंट, यानी क्योंकि इसकी जो हमने टैक्स लिया है ना वो उसके अंदर 17% ऐड हुआ है। मैंने ये वैल्यू समझी थी, तो इसके अंदर ना इसको 117 पे डिवाइड करके 17 से मल्टीप्लाई करना था। अच्छा कोई एक बंदा कर दे, वो वैल्यू हम लिख लेंगे, हम आगे चलते हैं। दोबारा जो काम हम आगे कर रहे हैं ना, देखो बाद में इकट्ठे कर लेते हैं, आप पहले ये कर लें जी, उसको रीस्टेट कर लेते हैं। अच्छा इसका वो अगर आउटपुट टैक्स आपने ठीक करना क्या था, मैं एक वैल्यू लिखकर दे देता हूं। जो 877 है ना, ये था 117%, क्योंकि 17% टैक्स इसके अंदर शामिल था, मल्टीप्लाइड बाय 17, तो ये कितना आ गया था 127,128 कर लेते हैं। और ये 702 के अंदर भी टैक्स शामिल था, इसको भी वैसे ही करना था। कितना आ गया 102, इनको आपस में माइनस करेंगे तो कितना आ गया 26 कर लेते हैं। और इसी बेस के ऊपर ना आप लोगों ने सारे करने हैं, तो ये बता दे कितना आ गया, फिर टोटल बता दो 22 कर लेते हैं, 28.9 28.9 को 29 कर लेते हैं, 20 चल ये इसको ना रीस्टेट कर लेना। अच्छा यहां पर आगे चलते हैं, परचेजेस की बात करते हैं। ये हमारे पास एक तरह की ना रिसीट्स आ गई। परचेजेस पे आ जाओ जी। परचेजेस तो आपके पास ये फाइंड की हुई हैं, कैसे पेमेंट करनी है परचेजेस की? 10%, 10, 60, 30, 10, 60 और 30। तो बताएं जनाब, यहां पर हम लिख लेते हैं अक्टूबर, यहां पर लिख लेते हैं नवंबर और यहां पर लिख लेते हैं दिसंबर। तो सबसे पहले आ जाए अगस्त के ऊपर।
अगस्त की परचेज कितनी है टोटल? कितनी? 600 तो नहीं है, सेल टैक्स भी तो ऐड करो। 702। अब 702 में 10% कहां पेमेंट होनी है? अगस्त के अंदर, 60% सितंबर के अंदर और 30%, तो इसका 30% ले ले। 702 का 30% कितना? 200। सितंबर, सितंबर की परचेज कितनी है? 600, 608 देख लेना टैक्स ऐड करके। 608 10% तो सितंबर में जाएगा ना, इसका 60% ले 365, इसका 30% ले 182। फिर सितंबर के बाद आगे चलते हैं तो अक्टूबर आ जाता है। अक्टूबर की कितनी है? 796, इसका 10% लिया तो 780 लिख देते हैं। फिर इसका 60% लिया 478, फिर इसका 30% लिया 239, 380 कर देते हैं। अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर की कितनी है? 749, तो इसका 10% ले 75 और इसका 60% ले 44। नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर में कितना आ रहा है? 10% लेंगे तो 66 आ जाएगा। पैटर्न चेक करें तो सब में 3 वैल्यू आ रही है। प्लस करें जरा, 655। नेक्स्ट 182 प्लस 478 प्लस 75, 735, 750। ये हमारे पास परचेजेस आ गई, पेमेंट आ गई परचेजेस की, परचेजेस नहीं पेमेंट आ गई। अब 2 ही मेन टारगेट होता है, बाकी आपका क्वेश्चन आसान होता है। अब अपना क्वेश्चन कर ले, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। मैं दूसरे तरीके से करवाने लगा हूं। सबसे पहले लिखिए ओपनिंग बैलेंस, कितना है ओपनिंग बैलेंस इसका? 100,000 है तो 1000 लिख दिया, और इसमें ऐड कर देंगे रिसीट्स, वर्किंग का रेफरेंस भी देंगे। तो बताएं अक्टूबर नवंबर दिसंबर की रिसीट हम फाइंड कर चुके हैं, ये वाली 842, 831, 977, 832 है, 42, 831, 977। उसके बाद हम लेस कर देंगे पेमेंट्स। सबसे पहले सप्लायर की पेमेंट लिखवा दें 656, 735, 754। टैक्स की पेमेंट भी लिख देते हैं। टैक्स कैसे पे करेंगे? जो टैक्स आपने फाइंड किया है, ये 26 वाला टैक्स अगस्त वाला टैक्स पे होना है सितंबर में, वो तो हमने बनाना नहीं, और सितंबर वाला टैक्स पे करना है हमने अक्टूबर के अंदर। इसका मतलब है अक्टूबर वाला और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर वाला, और दिसंबर वाला हमने कब पे करना है? जनवरी के अंदर। तो 22, 29 और 27, 22, 29 और 27 टैक्स भी पे हो गया, सप्लायर को भी पैसे दे दिए, सेल वाले भी पैसे ले लिए। अब जो बाकी सीक्वेंस में लिखे हुए हैं ना, वो पढ़ते थे। अब देखिए पूरे कैश बजट के 16 या 12 नंबर के अंदर ना मेन काम क्या चल रहा है? सेल परचेज। बाकी बस फॉलो करना होता है। हाँ, एक जैसे नई एडजस्टमेंट ये आ गई, इसको हमने सीख लिया, अभी दोबारा भी करेंगे, नई समय लगेगी तो बार बार सीखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट दोबारा ना पूछना पड़े। ये चीज भी हो गई जनाब, ये वाली बात भी हो गई, टैक्स भी लिख लिया जी, 70% वाला भी हो गया, ये 10% वाला भी हो गया। मंथली सैलरी 95,000 है, सैलरी 95, 95, 95। रेंट कहता है वो 3 महीनों का एडवांस पे करता है। मंथली रेंट कितना है? 50 और 3 से मल्टीप्लाई कर दें,
फिर उसके बाद फिक्स सैलरी सेलिंग एक्सपेंस, सॉरी फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस 35% थे फिक्स। कितने आए थे, दोबारा ले लें, 40 का 35% 14,000। और फिक्स्ड वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस, अब आए जरा दोबारा, 40,000 है सितंबर के, 40,000 है सितंबर के, जिसमें से 14,000 तो फिक्स थे, बाकी 26,000 वेरिएबल थे। तो आप ऐसा करें, यहां पर जाएं अपनी सेल्स के ऊपर, ये है आपकी सेल्स और ये है सितंबर की सेल्स। इस सितंबर की सेल्स का 26,000 खर्चा हुआ है, सितंबर की सेल्स का 26,000 सेलिंग एक्सपेंस आया है। तो इसको 760 पे डिवाइड कर देंगे, 995 से 936 से 819 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उन महीनों के सेलिंग एक्सपेंस आ जाएंगे। नहीं पता चल रहा अभी भी? देखें, आपका 40,000 खर्चा है, उसमें से 14,000 तो अलग कर दो ना, इतना तो समझ लो, बाकी बच गया 26,000। 26,000 सितंबर की सेल्स का है, उसने क्वेश्चन के अंदर बता दिया, ठीक है। अब उसकी सेल कितनी है, 760। सेल चेंज होगी तो सेलिंग एक्सपेंस चेंज हो जाएंगे 26,000 वाले। तो 26,000 जो मेरा खर्चा आया वो किस सेल के ऊपर आया, 26,000 का मतलब है 26 ही, किस पे खर्चा आया, 760 सेल के ऊपर। अब मुझे किसका चाहिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उनकी सेल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं 26 को 760 पे डिवाइड करके जो मेरे पास आंसर आएगा ना, वो एक परसेंटेज बना लो उसको, चाहे कितना आंसर आ रहा है, 26 ओवर 760, 0.034, ये आ गया पर रुपी। ये क्या आ गया, 1 रुपए की सेल के बदले। तो 995 की तो 995 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 936 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 91819 से, ये गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड। 26 एक्सपेंस है 760 सेल का, डिवाइड कर दिया और हर महीने की सेल से मल्टीप्लाई कर देंगे। और पे तो उसी महीने में करने हैं ना जिस महीने के हैं। तो बताएं जरा, अक्टूबर में कितने एक्सपेंस आ गए, 34 32। अब ये एक दफा वेरीफाई करना है तो कर लो अपने एक्सपेंस, वरना आगे चलते हैं। ये भी हो गया। 6% और भी खर्चे हैं, लेकिन है किसके, बस वही कह रहे हैं, अगले महीने के परसेंटेज है, पिछले महीने की परसेंटेज है। अदर ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड 6% ऑफ द सेल्स फॉर द प्रीवियस मंथ। पिछले महीने की सेल्स का जो फीसद है, 6% है, वो अगले महीने का एक्सपेंस है। तो सितंबर की सेल्स कितनी है, 760, उसका 6% ले लें ओवरहेड। जब सेल की अमाउंट लिखी होती है ना, उसके अंदर वो अमाउंट ऐड होती है। और अगर आप इस अमाउंट का नेट पे लगाते हैं तो भी गलत नहीं होगा, नेट पे लगाएं, ग्रॉस अमाउंट पे लगाएं, बेसिकली लगाना जरूरी है। हाँ जी, ले 6%। किस पे लेंगे, पहले अक्टूबर की सेल्स, सितंबर की सेल्स का 6% लेना, वो अक्टूबर में पे होगा। 760 नहीं गलत था, वो जो हमने टैक्स फाइंड किया था ना वो गलत था, उसको हमने डायरेक्ट 17% ले लिया था, डिवाइड करके करना था। हाँ जी, ओवरहेड हमारे पास है 6% ऑफ द प्रीवियस। करें जरा, 6% लें, सितंबर का 6% लेना है, कितना आया 46। फिर ले अक्टूबर का, और फिर ले नवंबर का, 6% लिया है ना। चलिए, ये हमारे सारे एक्सपेंसेस आ गए या आउटफ्लो आ गए। अब या तो अलग अलग सबको माइनस कर दें,
या आप ऐसा करें कि इसको इस तरह से लिखकर अब इन सबको प्लस करके यहां पर इसको नेगेटिव में लिख दें। इन सबको ऐड करें जरा 7 वैल्यूज को, 656 प्लस 22। कोई बंदा अगली 2 वैल्यू को प्लस कर ले, कोई बंदा, यानी ताकि ना वैल्यू रिजल्ट आ जाए। हाँ जी, अक्टूबर का एक्सपेंस टोटल कितने आ गया? 1067 एक्सपेंस है ना 1067। ये कैलकुलेशन में कोई मसला आ जाए तो देख लिया करो खुद ही। दूसरा 965 965 और 972 97 10 पहले वाला 1017। चले बाकी ठीक है, चलो गलत भी है तो अभी ठीक है। हाँ जी, इसके बाद हमने लिखना है क्लोजिंग बैलेंस। जी 1000 के अंदर 842 ऐड करें और 1017 माइनस करें। 8825 फिर ऊपर लिख दिया 825। अब 825 के अंदर 831 प्लस करें और 965 माइनस करें। 691 उसमें 977 ऐड करें और 974 माइनस करें। 694 जी हमारा कैश बचेगा। ठीक होगी बात। इसके अंदर नई बात, ये टैक्स वाली तो पुरानी बात है, फिर नोट तो नहीं कर रहा था। मेन ये बात एक सीखी हमने इसके अंदर, और कोई नई बात नहीं थी। हाँ, ये सवाल ऐसा है कि जिसमें आपको कई बातें सीखनी पड़ेंगी। यहां पर ये टाइप कहता है मंथ वाइज कैश बजट इज नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब है आपने एक कॉलम में बनाना। अगर आपको मंथ वाला वो आदत बनी हुई है तो आप वो वर्किंग में बनाओगे। जब वो कहता है ना टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड, तो आप वो कहता है मंथ वाइज बजट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो इसके लिए एक स्टाइल होगा लेजर वाला, लेजर स्टाइल होगा, उसमें कर लेना। और ओवरऑल ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वीन ज्वेल्स के नाम से है और एक ही क्वेश्चन, लेकिन करके लाजमी आना है। हालांकि मुझे ये भी